अंतरिक्ष में कुछ चीजें सामान्य रूप से वैज्ञानिकों को आकर्षित करती हैं, जैसे कि डार्क मैटर। डार्क मैटर के बारे में एक बात जो वैज्ञानिकों को अपनी ओर खींचती है वो है इसके आसपास का भयानक रहस्य। कई रिसर्चर्स डार्क मैटर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं जो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मौजूद है। हालांकि नए जेम्स वेब टेलीस्कोप के साथ हम डार्क मैटर के बारे में और ज्यादा जानने वाले हैं। चलिए जानते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा की जाने वाली डार्क मैटर की भयानक खोज के बारे में जो सब कुछ बदल देगी। डार्क मैटर अंतरिक्ष में एक बुरे सपने के समान है। असल में डार्क मैटर है क्या और इसका कॉन्सेप्ट अस्तित्व में कैसे आया? डार्क मैटर एक रहस्यमय पदार्थ है जिसके बारे में माना जाता है कि ये यूनिवर्स के लगभग 27% हिस्से की रचना करता है। इसके आसपास के रहस्य की तरह डार्क मैटर को देखकर ही सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि ये क्या है और क्या नहीं है, और हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसी राह पर जा रहे हैं। डार्क मैटर कोई साधारण एटम्स नहीं हैं जो हमारे शरीर के निर्माण खंड हैं, और न ही वो सब है जो हम अपने आसपास देखते हैं। एटम्स के बारे में बड़े व्यापक तौर पर माना जाता है कि वे यूनिवर्स का लगभग 5% हिस्सा ही बनाते हैं। लैम्डा कोल्ड डार्क मैटर मॉडल नाम के एक यूनिवर्स संबंधी मॉडल के अनुसार, जिसे स्टैंडर्ड मॉडल भी कहा जाता है, डार्क मैटर किसी भी तरह से डार्क एनर्जी की तरह नहीं है। स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार डार्क एनर्जी यूनिवर्स का लगभग 68% हिस्सा बनाती है। डार्क मैटर अदृश्य है यानी इनविजिबल है, क्योंकि ये एक्सरेज या रेडियो वेव्स जैसी लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट, रिफ्लेक्ट या एब्जॉर्ब नहीं करता है। इस कारण से इंस्ट्रूमेंट्स सीधे डार्क मैटर का पता नहीं लगा सकते हैं। खासतौर से यूनिवर्स के सभी ऑब्जर्वेशंस में ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाने के अलावा टेलीस्कोप्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कैप्चर करना शामिल है। भले ही डार्क मैटर अदृश्य है, क्या ये साधारण मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है जो कि डार्क नहीं है? हाँ, ये करता है। डार्क मैटर सामान्य मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है। ये यूनिवर्स में बड़ी संरचना जैसे आकाशगंगाओं और गैलेक्सी क्लस्टर पर मेजर करने योग्य ग्रेविटेशनल प्रभाव दिखाता है, और इसी वजह से वैज्ञानिक यूनिवर्स में डार्क मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन के नक्शे बना सकते हैं। भले ही वे इसे देख नहीं सकते, लेकिन वे ग्रेविटी के माध्यम से सामान्य मैटर पर डार्क मैटर के प्रभाव को मापकर ऐसा करते हैं। तो आखिर हम डार्क मैटर के कॉन्सेप्ट तक कैसे पहुंचे? असल में ये विचार कि यूनिवर्स में ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमारे लिए अदृश्य हैं और कोई लाइट एमिट नहीं करती, ये कोई नई बात नहीं है। न्यूटन के दिनों में एक डार्क नेबुला की खोज की गई थी जो इंटरस्टेलर धूल के बादल होते हैं जो बैकग्राउंड सितारों से प्रकाश को रोकते हैं। और 18वीं शताब्दी में पियर लाप्लेसिस ने कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में अनुमान लगाया था कि ये प्रकाश को निगल सकते हैं, जिन्हें बाद में ब्लैक होल के रूप में जाना गया। और अंततः खगोल वैज्ञानिकों ने डार्क यूनिवर्स के अस्तित्व को स्वीकार किया। फिर 20वीं शताब्दी में एक और खगोल शास्त्री फ्रिट्ज ज़्विकी थे जिन्होंने 1930 के दशक में पहली बार ऑब्जर्वेशन की थी, जिसे हम अब डार्क मैटर कहते हैं। कोमा क्लस्टर के लिए उनकी 1933 की ऑब्जर्वेशन महान खगोल शास्त्री एडविन हबल द्वारा पहले की कैलकुलेशन की तुलना में ज्यादा मास का संकेत देती है। इसके अलावा यह अतिरिक्त मास पूरी तरह से अदृश्य लग रहा था। हालांकि दूसरे वैज्ञानिकों को ज़्विकी की ऑब्जर्वेशंस पर शुरू में बहुत संदेह हुआ, लेकिन बाद में ये ऑब्जर्वेशंस कंफर्म हो गईं। हालांकि एक दूसरी खगोल शास्त्री वेरा रूबिन ने हमें डार्क मैटर के अस्तित्व के बारे में समझाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। 30 साल बाद रूबिन ने डार्क मैटर के अस्तित्व के लिए बहुत बड़े सबूत प्रदान किए। उन्होंने पाया कि आकाशगंगाओं के सेंटर उसी गति से घूमते हैं जिस गति से उनके किनारे घूमते हैं। सेंटर तेजी से घूमने की बजाय पूरी आकाशगंगा समान गति से घूमती है। इसके बारे में समझने के लिए एक रिकॉर्ड डेक पर एक विनाइल एलपी की तरह सोचिए। इसका सेंटर इसके किनारे से तेजी से घूमता है। लॉजिकली आकाशगंगाओं को भी उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए। हालांकि अंतरिक्ष कोई ऐसी जगह नहीं है जहां लॉजिक चलता है, तो आकाशगंगाएं घूमने वाले विनाइल एलपी की तरह व्यवहार नहीं करती हैं। इसे समझने का एकमात्र तरीका यह है कि यदि पूरी आकाशगंगा एक बड़ी संरचना का सेंटर है, तो इसे केवल एलपी पर लेबल के रूप में कल्पना कीजिए, जिससे आकाशगंगा को सेंटर से किनारे तक लगातार रोटेशन स्पीड मिलती है। ज़्विकी रूबेन की ऑब्जर्वेशंस का अनुसरण करते हुए रिसर्चर्स ने माना कि
आकाशगंगाओं की मिसिंग संरचना डार्क मैटर है। उनके विचारों का एस्ट्रोनॉमिकल कम्युनिटी से बहुत प्रतिरोध था, लेकिन उनकी कंफर्म की गई ऑब्जर्वेशंस ने डार्क मैटर के अस्तित्व का महत्वपूर्ण प्रमाण बनाया। असल में डार्क मैटर के अस्तित्व को स्थापित करने वाले इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम के सम्मान में एक रेवोल्यूशनरी लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप को हाल ही में वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी नाम दिया गया है। जाने माने खगोल वैज्ञानिकों के बावजूद वैज्ञानिक अभी भी ये नहीं जानते हैं कि डार्क मैटर किससे बना है। असल में वे अभी भी इसे सीधे डिटेक्ट करने के तरीके पर काम कर रहे हैं। वर्तमान में वैज्ञानिक सर्न में लार्ज हार्डन कोलाइडर LHC पर एक्सपेरिमेंट्स के साथ ऐसे तरीकों को डेवलप करने पर काम कर रहे हैं। ये न्यूक्लियर रिसर्च के लिए यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का भी निर्माण किया है। इन एक्सपेरिमेंट्स के विपरीत जेम्स वेब टेलीस्कोप सामान्य विजिबल मैटर पर डार्क मैटर के प्रभावों का अध्ययन करके इनडायरेक्ट डिटेक्शन का तरीका अपना रहा है। ऐसा क्या है जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को ऐसा करने के लिए कैपेबल बनाता है? देखिए, जब हम डार्क मैटर को देखने का प्रयास करते हैं तो हमें हमेशा एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, क्योंकि हम इसे डायरेक्ट नहीं देख सकते। लेकिन वेब स्पेस टेलीस्कोप में आकाशगंगाओं की गतिशीलता को देखते हुए नए ऑर्थोगोनल तरीकों से प्रयास करने की क्षमता है। उदाहरण के लिए डार्क मैटर का पता लगाने के लिए एक लंबे मेथड के रूप में खगोल वैज्ञानिक मौजूदा टेक्नोलॉजीज का उपयोग यह मेजर करने के लिए कर सकते हैं कि सितारों और आकाशगंगाओं में कितना मास है। डार्क मैटर के अस्तित्व के कुछ प्राथमिक प्रमाण ये हैं कि कई आकाशगंगाएं बिना डार्क मैटर के मूव और एग्जिस्ट नहीं कर सकती। खगोल वैज्ञानिकों को उस डार्क मैटर का ज्यादा सटीक रूप से पता लगाने में मदद करने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप बहुत ज्यादा शार्प तस्वीरें लेगा, जिससे रिसर्चर्स ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कारण होने वाली हलचल को देख सकेंगे जहां इनविजिबल मास छिपा हुआ है। वैसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग आइंस्टीन की जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द्वारा डिस्क्राइब्ड एक घटना है। जब एक लाइट बीम एक बड़े मास से गुजरता है तो ये थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्पेस टाइम की बनावट मास द्वारा थोड़ी घुमावदार होती है। दूर की आकाशगंगाओं में इमेजिंग करके जेम्स वेब टेलीस्कोप इन मासेस का पता लगा सकता है और ये निर्धारित कर सकता है कि क्या गायब है या क्या नहीं देखा जा सकता। नया टेलीस्कोप इस प्रकार की मेजरमेंट के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि ये बहुत शार्प तस्वीरें और बहुत छोटी छोटी हलचल को मेजर करेगा, और क्योंकि ये अंतरिक्ष में इतनी गहराई से देख सकता है कि ये कई और बैकग्राउंड गैलेक्सीज में इस ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट के कारण होने वाली डिस्टरबेंस को मेजर करने के लिए पहुंच प्रदान करेगा। ये जानकारी स्पेस ऑब्जर्वेशन स्टेशन द्वारा दी गई है। इसके अलावा जेम्स वेब टेलीस्कोप आकाशगंगा के विकास के कई आंकड़ों को ऑब्जर्व करेगा। फिर वैज्ञानिक इन ऑब्जर्वेशंस की तुलना उनके इस प्रोसेस में डार्क मैटर की भूमिका की थ्योरीज से करेंगे, जिससे आकाशगंगाओं में डार्क मैटर की मात्रा और प्रकृति की समझ पैदा होगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में इतना दूर देखने के लिए डिजाइन किया गया है जितना हमने इसे समय से पहले देखने की अनुमति देने से पहले कभी देखा है। अंतरिक्ष में इतनी गहराई में इन ऑब्जर्वेशन से ये स्पेस टेलीस्कोप यूनिवर्स और उसकी आकाशगंगाओं की शुरुआत और उनके विकास में डार्क मैटर की भूमिका का अध्ययन करेगा। इस बीच वैज्ञानिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके डार्क मैटर पर रिसर्च करने की उम्मीद कर रहे हैं। इस सफल लॉन्च के बाद टेलीस्कोप को सुरक्षित रूप से अपनी परमानेंट जगह पर पहुंचा दिया गया है। इतने बड़े टेलीस्कोप को इस लॉन्च व्हीकल पर फोल्ड करके स्थापित करना वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा काम था। उदाहरण के लिए 6.3 मीटर चौड़े दर्पण को 18 अलग अलग हेक्सागोनल सेगमेंट में डिवाइड किया गया था और पूरे टेलीस्कोप को फोल्ड करके लॉन्च व्हीकल पर रखा गया था। साथ ही ऊपर से हीट शील्ड भी दी गई थी, जिसने इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स को गर्मी के हस्तक्षेप से बचाया। अभी मौजूदा समय में जेम्स टेलीस्कोप अपने ऑर्बिट द अर्थ सन लग्रांज पॉइंट 2 यानी L2 में पहुंच चुका है। यहां से अब ये सूर्य की परिक्रमा करेगा। ये टेलीस्कोप इतना दूर है कि इसकी परमानेंट लोकेशन पर एक रिपेयर मिशन भेजना असंभव है। यहां तक कि ईंधन भरना भी निश्चित नहीं है। इसमें लगे प्रोपेलेंट के साथ ये टेलीस्कोप लगभग 2 दशकों तक चल सकता है। शुरुआती अनुमान 1 दशक का था, लेकिन अब सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट की वजह से इस मिशन के पास 2 दशकों के लिए पर्याप्त ईंधन है।
नासा वर्तमान में जेम्स वेब टेलीस्कोप के विभिन्न कंपोनेंट्स को कैलिब्रेट और कॉन्फ़िगर कर रहा है। ये अलग अलग तस्वीरों को कैप्चर करने के बजाय 18 दर्पणों को एक साथ काम करने के लिए अलाइन कर रहा है। कई महीनों के बाद जेम्स टेलीस्कोप ब्रह्मांड की आश्चर्यजनक तस्वीरें लेना शुरू कर देगा। रिसर्चर्स में से एक जो जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, वो है कार्नेगी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मैथ्यू वॉकर। वे एक ऐसे प्रोग्राम के इन्वेस्टिगेटर हैं जो टेलीस्कोप के ऑपरेशन के पहले साल में कलेक्ट किए गए डेटा का उपयोग करके डार्क मैटर पर काम करेंगे। लेकिन एक ट्विस्ट है कोल्ड डार्क मैटर थ्योरी के साथ, जो भविष्यवाणी करता है कि डार्क मैटर आकाशगंगा के आकार के ढेर की बजाय स्मॉल बेसिक यूनिट्स के साथ हेलोस नामक कॉम्पैक्ट मास में मौजूद होता है। वॉकर और उनकी टीम बहुत नाजुक ग्रेविटेशनल सिस्टम्स पर सब गैलेक्टिक डार्क मैटर हेलोस पर हलचल की तलाश करेंगे। अब यहाँ जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में कुछ ध्यान देने योग्य बात है। टेलीस्कोप को एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप के रूप में ऑप्टिमाइज्ड किया गया है, जो ब्रह्मांड के अतीत और बाहरी पहुंच में गहराई से देखेगा। एक सिंगल ऑब्जेक्ट को बहुत करीब से देखने के लिए अ नैरो फील्ड ऑफ व्यू। ये ठीक वही क्वालिटी है जो हम ब्रह्मांड के शुरुआती सितारों की इमेजिंग और दूर की दुनिया के वातावरण का अध्ययन करने के लिए चाहते हैं। हालांकि अगले आने वाले नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप के 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के विपरीत इसमें अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू होगा, जो आकाश के व्यापक क्षेत्रों की इमेजिंग करने में सक्षम होगा, जो असल में हमें ब्रह्मांड के बड़े स्ट्रक्चर्स और पोर्शन पर मिस्टीरियस फोर्सेस के इफेक्ट्स को मेजर करने में मदद करेगा। एक बार रोमन टेलीस्कोप तैनात हो जाए तो जेम्स वेब टेलीस्कोप और रोमन टेलीस्कोप दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं, क्योंकि रोमन सैकड़ों दूर के सुपरनोवा की पहचान कर पाएगा, लेकिन उनकी सबसे सटीक मेजरमेंट करना जेम्स वेब टेलीस्कोप का काम होगा। आपकी डार्क मैटर और जेम्स वेब टेलीस्कोप पर क्या राय है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।